हुए आज कोशिश करेंगे कि उसको समाप्त किया जाए। कल हम लॉर्ड कर्जन के सुधार में उसके पुलिस नीति की हम कल समीक्षा कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरह से उसने एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में एक कमेटी 1902 में गठित की, जिसने पुलिस बल को सक्षम बनाने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए उसने और उसकी नियुक्ति से लेकर उसके वेतन और भत्ते तक की बात की, उनकी सैलरी किस प्रकार दी जाए, उनके प्रशिक्षण की क्या बात हो। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में सीआईडी का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हो। तो उसके डायरेक्टर की नियुक्ति की बात हुई। तो एक तरह से एक कंप्रीहेंसिव विस्तृत रिफॉर्म की बात वो कर रहा है, ताकि जनता के बीच और पुलिस के बीच एक सहयोगात्मक जो संपर्क है, समन्वय है, वो स्थापित हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे सेना के क्षेत्र में सुधार के बारे में, जिसके इसमें सेना के संदर्भ में भी काफी सुधार हुए हैं। ब्रिटिश शासन के समय क्योंकि जो सेना था, सेना का दोहरा काम था, एक भारत की वो अभी भी करना पड़ता है कि जो आंतरिक स्थिति है उसमें कैसे शांति व्यवस्था बने, और दूसरा सेना का उत्तरदायी जो जिसके लिए मुख्य रूप से सेना होती है वह है कि बाहरी खतरों से देश को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। तो आंतरिक शांति और वैदेशिक आक्रमण, इन दोनों से रक्षा करने का दायित्व सेना का होता है। क्योंकि जिस समय लॉर्ड कर्जन आया उस समय मध्य एशिया में रूस के जो प्रभाव थे वो काफी बढ़ रहे थे। ताशकंद रेलवे निर्माण के बाद, उसके विस्तार के बाद जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत थी उसके समक्ष उसकी सुरक्षा की, और इसीलिए सेना को, भारतीय सेना को नए ढंग से पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता थी। और इन्हीं सबको देखते हुए लॉर्ड किचनर जो सेना के कमांडर थे और 1902 से 1909 तक रहे हैं, और इन्हीं आगे चल के इनमें और लॉर्ड कर्जन के बीच में विवाद हुआ और इस विवाद के कारण कर्जन ने रिजाइनेशन दिया। आपको ध्यान रखना होगा कि गवर्नर जनरल में किसी गवर्नर जनरल ने जो कमांडर इन चीफ है उसके साथ विवाद के कारण अगर किसी कमीशन में प्रश्न कर दिया जाए तो आपको याद रखना होगा कि वो कर्जन था। आगे चल के किचनर के साथ उसका विवाद हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि सेना का जो पूरा कमांड है वो कमांडर इन चीफ के हाथ में होना चाहिए, जबकि लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था। और यही कारण है कि आगे चल के विवाद होता है। ब्रिटिश संसद ने पूरा समर्थन दिया किचनर को, जिसके कारण से लॉर्ड कर्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो 1902 में किचनर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया सेना के सुधार, जो कमांडर इन चीफ था। उस समय भारतीय सेना के कमांड को दो समूहों में बांटा गया। उत्तरी कमांड, जो उत्तरी कमांड था, इसका हेडक्वार्टर मुरे बनाया गया और इसका जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था वो पेशावर में रखा गया, क्योंकि पेशावर से ही जो पश्चिमी सीमा थी या उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र थे वहां पर आक्रमण किया जा सकता। तो मेन पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट इसका पेशावर रखा गया और इसका हेडक्वार्टर मौजूद। जो साउदर्न कमांड था, दक्षिणी कमांड था, उसका हेडक्वार्टर पूना किया गया और इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट क्वेटा में रखा गया। तो क्वेटा से ही उसका स्ट्राइकिंग होता था। तो इस तरह से उत्तरी कमांड और दक्षिणी कमांड, इस दो कमांड में, नॉर्दर्न और साउदर्न कमांड, इस दो कमांड में सेना को विभाजित किया गया। प्रत्येक इसमें डिवीजन में 3 ब्रिगेड होते थे, जिसमें 2 स्थानीय सैनिकों के होते थे और एक ब्रिटिश बटालियन होता था। 2 नेटिव बटालियन माने देसी बटालियन और एक विदेशी बटालियन।
और जो ब्रिगेडियर था वह एक ब्रिगेड का प्रभारी होता था। तो 3 ब्रिगेड थे और हर ब्रिगेड का एक प्रभारी, एक ब्रिगेडियर होता था। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, चूंकि इंग्लैंड में जो स्कूल था कैम्बल, उसी के समकक्ष भारत में भी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा सके पश्चात सैनिक अनुशासन की, उनके आधुनिक शस्त्र की, इसके लिए क्वेटा में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल। सैनिकों को बेहतरीन शस्त्र दिए जाए और जो भी बटालियन थे उनको एक, चूंकि समय समय पर किचनर टेस्ट पास करके उनको अपना फिटनेस देना पड़ता था कि वे सेना के काम के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो किचनर ने जो नियम बनाए थे उस आधार पर सैनिकों की हरदम जांच होती थी। तो स्वाभाविक है जिस तरह से सैनिकों का पुनर्गठन हुआ उसके लिए धन की भी जरूरत थी और इस धन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो बजट का प्रावधान हुआ और उस बजट के आधार पर सैनिकों का व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट है जुडिशियल रिफॉर्म। तो कर्जन ने न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई ताकि जो लोड है न्यायाधीशों पर, काम का बोझ था, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ साथ जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश थे उनके वेतन और भत्ते भी बढ़ाया गया। साथ ही 1861 का जो इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर था उसका रिवीजन किया गया, उसको पुनर्अवलोकन हुआ और उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया। लेकिन हम देखें कि उसमें क्योंकि बहुत मेजर कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो पाया। अभी तक के जो सुधार रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब हम जिन जिन सुधारों की बात करेंगे इन सुधारों को लेकर भारतीयों और कर्जन इन दोनों के बीच में विवाद हुआ कि कहीं ना कहीं कर्जन इन अधिनियमों के साथ शासन का नियंत्रण, चाहे कलकत्ता की नगर पालिका हो वहां या विश्वविद्यालय हो वहां स्थापित करना चाहता है। हमने देखा था कि भारत में जो स्वायत्त शासन है, लोक प्रशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और उसके ही प्रयासों से नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत है। लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि वहां की कलकत्ता इस समय काफी राजनीतिक रूप से सजग था और इसीलिए कलकत्ता निगम पर नियंत्रण लगाने के लिए उसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। इस कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कलकत्ता नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या को कम कर दिया। तो स्वाभाविक है जो शासकीय सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे, और जो कॉरपोरेशन में और उसकी विभिन्न समितियों में थे, स्वाभाविक है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम किए जाने के साथ ही ब्रिटिश शासन का जो वर्चस्व था वो बढ़ा है। और यही कारण है कि भारतीय लोगों ने इस कदम का काफी विरोध किया और इसके कारण 28 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके इस्तीफे देने के बावजूद कर्जन अपने इस निर्णय को कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं था। आगे चल के 1903 में एक समारोह में, एक भोज समारोह में कहता है कि वह कलकत्ता का रिटायरमेंट के बाद, वाइसरॉय के पद से रिटायर
होने के बाद वो कलकत्ता का मेयर बनना पसंद करेगा। जिस तरह से शासकीय नियंत्रण है और कलकत्ता का जो मेयर का पद जो सम्मानजनक है, तो वह हालांकि उसका ये कथन मजाक में ही था, लेकिन वह उसके महत्व को दिखाता है कि कलकत्ता के मेयर का जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है। इतिहास के दृष्टि से ये काफी महत्व, चूंकि वो इतिहास का विद्यार्थी था, इतिहास में उसकी काफी रुचि थी, तो उसने इतिहास को, भारत के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए उसने एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया। इसके तहत जितने भी पुरातात्विक महत्व के स्थल थे उनके पुनर्निर्माण, उनके संरक्षण, उनके एक तरह से सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। लगभग 50,000 पाउंड जो भी ऐतिहासिक भवन थे उनके निर्माण के लिए सरकार ने आवंटित किया और उसने देसी रियासतों को भी कहा कि जो भी उनके क्षेत्र में समृद्ध विरासत है उनको संरक्षित करें। हालांकि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अभी भी देसी रियासत क्षेत्र में बहुत सी ऐसी हमारी विरासतें हैं जो विलुप्त हो रही। उसी समय जो भारत की ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें थी उनको संरक्षित किया गया, चाहे अजंता हो, एलोरा हो, सांची हो, उनको संरक्षित करके उनके पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। तो ये से ऐतिहासिक क्षेत्र है उसका काफी महत्वपूर्ण है। नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐतिहासिक पुराने पुरातात्विक धरोहरों को क्षति पहुंचाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अभी भी आप जाते होंगे तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहां भी आर्कोलॉजिकल साइट्स है वहां पे ये नियम लगे हुए। तो कर्जन ने इस क्षेत्र में जो हमारी ऐतिहासिक की जो धरोहर है, पुरातात्विक धरोहर है, हमारी जो विरासत रही हैं उनको संरक्षित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण नियम बनाए। इसके अलावा उसने जितने भी दुर्लभ वस्तुएं थी और चाहे वो पुरातात्विक मूर्तियां हो या जो कला की सामग्री हो, वह लोक कला से भी संरक्षित हो सकती है, से संबद्ध हो सकती है। तो विभिन्न कला के आयामों को और जो प्राचीन पुरातात्विक जो चाहे वो मूर्तियां हो या पुरातात्विक अवशेष हो उनको संरक्षित करने के लिए इसने प्रांतीय सरकारों को कहा कि वह अपने यहाँ संग्रहालय स्थापित करें और उन संग्रहालय में इन पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण। तो इस दृष्टि से यह जो अधिनियम है इतिहास के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं एक और विवाद का कारण। जैसे हमने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 देखा, वैसे ही इसका एजुकेशन के क्षेत्र में आता है जो मुख्य रूप से कलकत्ता यूनिवर्सिटीज एक्ट के रूप में आता है। इसने हम देखें कि चूंकि काफी कुछ मैकॉले के अधिनियम के बाद 1833 के बाद भारत में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हो रहा है। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच आ रहा है और 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ रही है। तो हंटर कमीशन के बाद कोई मेजर स्टेप नहीं आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो 1882 में हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी भी खुले थे, भारत की चौथी यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी खुली और पांचवी आपको इलाहाबाद में। उसके पहले 1857 में 3 यूनिवर्सिटी थे भारत में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। लेकिन अभी भी जो भारत का व्यापक जन समूह था वो शिक्षा से अपरिचित था और इसीलिए कर्जन चाहता था कि एक वैज्ञानिक योजना के तहत सर्वोच्च सरकार को ये शिक्षा के संदर्भ में दायित्व लेना चाहिए कि शिक्षा
लोगों तक पहुंचे। सरकार अपने इस दायित्व से नहीं बन सकती, भले ही उसकी आलोचना हो या उसकी प्रशंसा हो, लेकिन सरकार को, जो भारत की सुप्रीम गवर्नमेंट है, उसको इस तरह के कदम उठाने चाहिए। और इसीलिए अपने इन कदम को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1901 में उसने कॉन्फ्रेंस में जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी थे और प्रतिनिधि थे शासकीय, उन सबको शिमला बुलाया और शिमला में उसने बैठक। हालांकि इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि आमंत्रित नहीं किया गया। गैर सरकारी सदस्यों में डॉक्टर मिलर थे, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको इनवाइट किया गया। और इस सम्मेलन के बारे में 1901 में जो शिमला में सम्मेलन हो रहा है, काफी गोपनीय रहा। और इसमें बैठक में क्या निर्णय हुए यह किसी को जानकारी नहीं हुई, क्योंकि बाद में उस निर्णय को न कभी पब्लिश किया गया, न जनता में आने दिया गया। 1902 में उसने थॉमस रिले के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है। और इसमें केवल एक भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलगामी, जो हैदराबाद के निजाम के क्षेत्र में डायरेक्टर थे लोग पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग के। तो हुसैन बिलगामी को ही एकमात्र सदस्य बनाया गया। हालांकि इसका हिंदुओं ने काफी विरोध किया कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो बाद में जस्टिस गुरदास बनर्जी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनको शामिल किया गया। तो 5 महीने के प्रयास के बाद इस कमीशन ने जून 2002 में अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि उस रिपोर्ट में जस्टिस गुरदास बनर्जी ने जो निर्णय थे, उस निर्णयों से अपनी आमसम को विरोध किया। उन निर्णयों का जो रिपोर्ट आया, वह रिपोर्ट अक्टूबर 2002 में प्रकाशित हुआ। और इसी रिपोर्ट के आधार पर मार्च 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत, जो अधिनियम कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट अधिनियम जो पास हुआ 1904 का, इसमें यूनिवर्सिटी के जो नियंत्रक संस्थाएं थी, गवर्निंग बॉडी थे, उसको पुनर्गठित किया गया, जिसमें जो सीनेट था उसके सदस्यों की संख्या घटा दी गई। और इसमें कहा गया कि इसके जो न्यूनतम सदस्य होंगे 50 होंगे, अधिकतम 100 से अधिक इसमें सदस्य नहीं हो सकते। और दूसरी ओर जो इलेक्टेड फेलो थे, इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य थे, बॉम्बे के क्षेत्र के लिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए केवल 20, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के लिए 20 रखे गए, और अन्य के लिए केवल 15 रखे। इस सीनेट के सदस्यों में जो डायरेक्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, वे होते थे। और एक तरह से डायरेक्टर कलकत्ता परमानेंट मेंबर होते थे सीनेट के। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सदस्य थे उनको रखने का प्रयास किया। यूनिवर्सिटी की शक्ति का विस्तार किया गया। अब यूनिवर्सिटी को कहा गया कि यूनिवर्सिटी केवल एक तरह से एफिलिएशन देने वाली संस्था नहीं होगी। अभी तक यूनिवर्सिटी केवल मान्यता देती थी, उससे अधिक कुछ काम नहीं था यूनिवर्सिटी। लेकिन 1904 के एक्ट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी अब केवल एफिलिएशन नहीं देगी, लेकिन एफिलिएशन देने के साथ साथ अब वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लास भी लेगी, यानी पीजी की क्लासें, स्नातकोत्तर की क्लासें भी वह लेगी। इसके अलावा वह असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चर का नियुक्ति करेगी। और यूनिवर्सिटी अब अध्ययन और शोध पर ज्यादा फोकस करेगी। यूनिवर्सिटी का दायित्व होगा कि वह रिसर्च पर फोकस करे। दूसरी ओर जो सिंडिकेट था, उसको वैधानिक मान्यता दी गई। और इस सिंडिकेट में अधिकार से यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे
उनको पर्याप्त संख्या दी गई। तो सीनेट में जहां पर विद्यार्थियों की संख्या थी उनका महत्व को कम किया गया, सिंडिकेट के महत्व को बढ़ाया गया। सीनेट में भी जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उनका नियंत्रण बढ़ाया गया। सीनेट का उत्तरदायित्व था कि वह परीक्षा के मानक को बनाए रखे, जो कोर्स ऑफ स्टडी है, सिलेबस है, उसके निर्धारण की बात करें, जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके बारे में देखें, और विद्यार्थियों के लिए जो अन्य सुविधाएं हो सकती हैं उनको मुहैया करना। और इसके अलावा वो जो उच्चतर विद्यालय है उसके संदर्भ में गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाने के लिए मदद। तो सीनेट पर काफी हद तक गवर्नमेंट का नियंत्रण लाया था। जो अंडर ग्रेजुएट था वह कॉलेज में रहा, यूजी की क्लासेज कॉलेज में होंगी, यूजी कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता था। लेकिन अब कंट्रोल कर दिया गया कि सभी कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी, और इस तरह से जो भी प्राइवेट कॉलेज थे, मुख्य रूप से देसी कॉलेज, उनकी मान्यता खतरे में पड़। इसलिए भारतीयों ने काफी विरोध किया कि सरकार शिक्षा की ऐसी यूनिवर्सिटी नीति के तहत, मान्यता के तहत जो भी गैर सरकारी कॉलेज है उनकी मान्यता को खत्म करना चाह रही है, और इस तरह से भारत में जो देसी शिक्षा है उस व्यवस्था को चौपट कर दिया। वीसी की नियुक्ति पर भी सरकार का नियंत्रण रहा, और इसीलिए कहा गया कि जो भी वाइस चांसलर होगा यूनिवर्सिटी का वो सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। यूनिवर्सिटी का क्या क्षेत्राधिकार होगा वह निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रहा कि कितना यूनिवर्सिटी किस क्षेत्राधिकार में काम करे। हालांकि इस एक्ट को लेकर काफी विरोध हुआ। 1904 के कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर कलकत्ता के लोगों ने काफी विरोध किया और उस विरोध के कारण सरकार हालांकि उस निर्णय को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं थी, और हुआ भी नहीं। तो इस कदम से भारतीय काफी छुप देते हैं। उनको लग रहा था कि सरकार भारत के जो एक तरह से नवजागरण है, जो युवा वर्ग है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जनजागरण है, उसको कुचलना चाह रही है। यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण लगाकर सरकार भारतीय राष्ट्रवाद के उभरते हुए जो फन है उसको एक तरह से दमन करना चाहिए। लॉर्ड कर्जन का जो सबसे विवादित कदम था वह था बंगाल का विभाजन 1905। और 1905 में, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि 1903 के पहले ही बन चुकी थी, कर्जन ने के जो आंतरिक नीति है उसका सबसे विवादास्पद पहलू रहा है। उसने निर्णय लिया कि बंगाल को दो भागों में बांटा जाए, एक बंगाल प्रॉपर जिसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, और दूसरा पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र। हालांकि कर्जन का कहना था कि उसके इस प्रशासनिक पुनर्गठन के पहले उसका कहना था कि यह जो व्यवस्था हो रही है वो केवल प्रशासनिक दृष्टि से हो रही है, क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, और उस क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी है, और 1,89,000 स्क्वायर मील का क्षेत्र है। लगभग 80 मिलियन पीपुल यहाँ रहते हैं, तो 8 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और इतने बड़े क्षेत्रफल के प्रशासन करना आसान नहीं है, और इसीलिए इसको दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। लेकिन विभाजन का जो आधार रहा उसको लेकर लोगों में काफी रोष हुआ, क्योंकि जो बंगाल बना, बंगाल प्रॉपर,
उस बंगाल प्रॉपर में बंगाली माइनॉरिटी में हो गए, क्योंकि इसमें जो बिहार के लोग थे उनकी संख्या और उड़ीसा के लोगों की संख्या वो काफी थी। लगभग 21 मिलियन तो वही लोग थे, 33 मिलियन। तो एक तरह से जो नन बंगाली थे उनका डोमिनेंस था, और इसीलिए जो बंगाली जनमानस था वो इस विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लॉर्ड कर्जन कह रहा है यह तो केवल एक पार्टीशन है, जो बाउंड्री का विभाजन है प्रशासनिक कार्यों से। तो एक तरह से वह इस विभाजन को औचित्यपूर्ण मानता है और इस विभाजन को लागू करने का प्रयास करता है। हालांकि इस विभाजन को लेकर बंगाल का जनमानस इसके लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए बंगाल का जो युवा वर्ग है, मुख्य रूप से आपका कांग्रेस का जो उस समय गैर उदारवादी संगठन थे, जो सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखते थे, मुख्य रूप से तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, इन्होंने सरकार के इस नीति का पुरजोर विरोध किया। और बंगाल का जो प्रबुद्ध वर्ग था उसने बंगाल में जो राष्ट्रीय, चूंकि उस समय भारत की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बंगाल था, शासन भी वही थी, गवर्नर जनरल भी वही था, और चूंकि व्यवस्था इंग्लिश सिस्टम पहले वहां शुरू हुआ, तो जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो बंगाल से ही शुरू हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो, तो अधिकांश सुधार के कार्यक्रम तो बंगाल नवजागरण का केंद्र था भारत का। तो जी इस तरह से जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उन भावनाओं को कुचलना था, और इसीलिए इसका विरोध शुरू हुआ। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसका बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जो भारतीय राजनीति का आगे का दिशा निर्देशक बन रहा है। गांधी का भी जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड था। हालांकि गांधी ने उसको अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया, लेकिन यह प्रयोग शुरू हुआ बंगाल में, और वह था इस विभाजन के विरोध में दो चीजें। एक बहिष्कार, किसका? सभी विदेशी वस्तुओं का, सेवाओं का, और ब्रिटिश सरकार से सहयोग का, चाहे वह स्कूल हो, शासकीय संस्थाएं हो, या शासकीय सेवा हो, विदेशी सामान हो। लोगों ने शकरखाना छोड़ दिया, विदेशी विदेशी सामान खरीदना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप विदेशी का बहिष्कार करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्वदेशी चाहिए। और इसीलिए इसका विरोध हुआ, और भारतीयों ने बहिष्कार का जब नारा दिया तो उसके लिए सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, तो वो होगा स्वदेशी। तो एक तरफ बहिष्कार, अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है तो स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर भी बल दिया जाना चाहिए, चाहे स्वदेशी स्कूल हो, स्वदेशी संस्कृति हो, स्वदेशी वस्त्र हो, खादी, स्वदेशी शिक्षण संस्थान हो। तो स्कूलों की स्थापना जरूरी थी कि देशी माध्यम के स्कूल हो, उनकी स्थापना हो। कोर्ट कचहरी, अगर विदेशी न्यायालय का हम बहिष्कार करेंगे तो अपने न्यायालयिक प्रक्रिया भी हमको व्यवस्थित करनी पड़ेगी। और वे सभी लोग जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार। तो लोगों ने काफी धूमधाम से बहिष्कार शुरू किया, उसी वंदे मातरम के नारे के साथ। और पूरा बंगाल
इस स्वदेशी के नारे से और बहिष्कार के नारे से गुजरे। खैर ये अलग चैप्टर है और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो बंगाल विभाजन था उसने लोगों में एक नई क्रांति दी, एक नई ऊर्जा दी, एक नई चेतना दी अपने संस्कृति के बारे में, क्योंकि नए नए चीजें उभर कर आई, नए कलाकार उभर कर आए, नए औद्योगिक घराने। भारत में अपना राष्ट्रीय स्तर पर लोहा का उत्पादन नहीं होता था, टाटा ने उसके बाद ही अपनी फैक्ट्री डाली, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। पीसी राय ने चूंकि दवा की फैक्ट्री खोली, तो केमिकल के क्षेत्र में भी काम शुरू हुआ। तो इस समय भारत में स्वावलंबन, क्योंकि सेल्फ रिलायंस की बात, जब हम किसी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, जैसे वर्तमान में अगर हमको चीनी सामान का बहिष्कार करना है तो केवल बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा। बहिष्कार के लिए आपको क्या चाहिए? उस सामान का सप्लीमेंट चाहिए, स्वदेशी चाहिए, कि आप खुद अगर उस सामान को उसको हटाने के लिए अगर बहिष्कार है तो बहिष्कार के साथ आपके पास उसका विकल्प होना चाहिए। तो अगर हम वहां बहिष्कार कर रहे हैं, यही कार्यक्रम गांधी ने भी असहयोग में चलाया। गांधी ने भी जो स्वदेशी और बहिष्कार है उसी को व्यापक स्तर पर, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 1920 में चलाया है। कार्यक्रम वही है, एक तरफ स्वदेशी, दूसरी ओर बहिष्कार। लेकिन बंगाल में यह प्रयोग हुआ और प्रयोग काफी सफल रहा, क्योंकि अंत में ब्रिटिश सरकार ने 1911 में जो कर्जन का निर्णय था बंगाल विभाजन का, उसको खत्म किया। बंगाल के विभाजन को समाप्त किया गया और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो 1912 में बिहार प्रांत बना, तो बिहार में ही उड़ीसा शामिल रहा। हालांकि 1935 में उड़ीसा को अलग करने की बात हुई और 1937 में उड़ीसा अलग प्रांत बना। तो ये इस विभाजन को बाद में सरकार ने खत्म किया और इसी का प्रतिफल रहा कि सरकार को लगा कि भारत की राजनीति का केंद्र चूंकि स्वदेशी के कारण बंगाल है, तो बंगाल में शासन को चलाना या गवर्नर जनरल को रखना, यहाँ की राजनीति को रखना बहुत उचित नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ से जो राजनीतिक संप्रभुता का केंद्र है उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो राजनीति, भारत की राजधानी भी परिवर्तन हो गई। तो उस समय कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से उठकर कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। तो ये सब परिवर्तन हो रहे हैं इस स्वदेशी के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा था कि किस प्रकार ये आंदोलन और काफी हद तक सफल रहा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने दमन का प्रयास किया, बहुत लोगों की राजनीति खत्म हो गई। जैसे अरविंदो घोष, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, वो पांडिचेरी चले गए। और पांडिचेरी क्यों कहेंगे? कि पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, वहां अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि पुडुचेरी जिसको आज आप कहते हैं, वो 1954 तक किसके पास था? फ्रांसीसियों के पास। गोवा, दामन दीव का क्षेत्र पुर्तगालियों के पास 1962 में भारत में आया है। तो यहाँ पर स्थितियां रही हैं। तो कर्जन के मुख्य रूप से 3 कदम, ऐसे उसके पहले के कदम काफी महत्वपूर्ण है। चाहे हमने अकाल के समय उसकी नीति देखी, जिसके लिए उसने कमीशन बनाया और उस कमीशन काफी महत्वपूर्ण रहा। एग्रीकल्चर में सुधार की उसकी नीति बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली बार एग्रीकल्चर के विकास की बात की। 1901 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट लाया, जिसमें किसानों की जमीन को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। बिना सरकार की अनुमति के जिस तरह साहूकार लोग किसानों की जमीन को ले लेते थे, उस पर रोक लगाने की बात की। तो यह सब स्वागत योग्य कदम था। इसके अलावा उसने सिंचाई के क्षेत्र में, पंजाब में चाहे झेलम है, चेनाब है, रावी नदी थी, इन पर नहर निर्माण का, तो सिंचाई के क्षेत्र में। इसके अलावा कृषि के विस्तार के लिए उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 का, जिसमें उसने व्यवस्था की कि किसान क्यों महाजन के पास जाते हैं,
तो किसान के लिए एग्रीकल्चर बैंक बने, सहकारी बैंक बने, ताकि किसानों को कम ऋण पर कम जो ब्याज हो, उस ब्याज पर इनको ऋण दिया जा सके, और इस तरह से किसान साहूकार के चुंगल में नहीं आए, कृषि का उत्पादन भी बढ़े जिससे सरकार को फायदा हो और किसान भी प्रताड़ित नहीं। तो उसका जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सुधार था, उसकी जो आर्थिक सुधार थे, राजस्व के क्षेत्र में था, इरिगेशन के क्षेत्र में जो सुधार है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम प्रारंभ मानते हैं तो कर्जन का उसका बहुत बड़ा देन, जो भारत में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एग्रीकल्चर बैंक, और इतना ही नहीं, उसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, क्योंकि उसको लगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो 4 कॉलेज हैं, चाहे पूना हो, नासिक हो, कानपुर हो, इनमें बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है और प्रांतीय गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए उसने पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च कॉलेज की स्थापना की, ताकि कृषि के क्षेत्र में नए अनुसंधान हो सके और उस अनुसंधान का प्रयोग जो को जमीनी स्तर पर किसान उसका फायदा उठा सके, उन्नत फसल का पैदावार हो सके। और यह तभी संभव है जब एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि के संदर्भ में, उसके बीजों के संदर्भ में अच्छे माने हाइब्रिड जो क्रॉप है, उन क्रॉप उसके उत्पादन के संदर्भ में जो रिसर्च हो सके। तो इसके लिए एग्रीकल्चर बैंक होना, कॉलेज होने चाहिए जहां इस तरह की पढ़ाई हो सके, उस पर रिसर्च किया जा सके। तो यह सब जो कदम था वो काफी उसके स्वागत योग्य कदम थे। वैसे ही उसका पुलिस के संदर्भ में, सेना के संदर्भ में, भारतीय सेना को तत्कालीन चुनौतियों में, जो देशी चुनौती थी, विदेशी चुनौती थी, उससे निपटने के लिए जो उसने किचनर के नेतृत्व में आयोग गठित किया, नॉर्दर्न कमांड और साउदर्न कमांड को लेकर, वह भारतीय सेना को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना क्वेटा में, इसके अलावा स्ट्राइकिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो जिस तरह से कमांड बनाए गए और उसके अलावा सेना को मजबूत करने का प्रयास किया, तो सामरिक रूप से भारतीय सेना को सक्षम करने का काफी उसने प्रयास किया था। केवल उसके 3 बिल जो वो काफी कंट्रोवर्सी रहे, और उस 3 में एक आपका कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है 1899 का, जिसमें जो शासकीय दखल को बढ़ाया गया, जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कम की गई। दूसरा 1904 का कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट है, जिसमें सीनेट के सदस्यों की संख्या घटाई गई, सिंडिकेट का महत्व बढ़ाया गया, यूनिवर्सिटीज के कार्य क्षेत्र भी परिभाषित किए गए। अब उसको पीजी क्लास के अलावा रिसर्च पर भी जो भी टीचर है उनकी नियुक्ति, और VC शासकीय नियुक्ति से ही होता था, गवर्नमेंट जनरल काउंसिल करती थी। तो ओवरऑल देखें तो विश्वविद्यालय पर पूर्ण रूपेण सरकारी नियंत्रण स्थापित। तो 2 जो कदम थे उससे भारतीयों को लगा कि कर्जन जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व है उसको कम करना चाहिए। और तीसरा जो कदम था, उसने तो आग में घी डालने का काम किया, और वो था बंगाल का विभाजन। और उसके कारण से भारत में जो अग्नि सुलग रही थी, क्योंकि उदारवादियों के काम से उग्रवादी जो कांग्रेस का युवा वर्ग था, मुख्य रूप से जो गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनकी नीति या WC वाचा के नीति से जो इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, जिसमें तिलक भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे, लाला लाजपत राय थे, और युवा वर्ग में कुछ उनके अनुगामी थे, जैसे अरविंदो घोष वगैरह या उनके भाई बरिंदर घोष वगैरह। तो बंगाल का जनमानस इसको लेकर एक नया आंदोलन, जो भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करता है आगे भी,
वह प्रारंभ हो रहा है। अलग तो यह काफी महत्वपूर्ण रहा कर्जन का काल। और अंत में जैसा कि मैंने कहा कि किचनर के साथ उसके विवाद हुए और सैनिक कमांड को लेकर, क्योंकि वह चाहता था कि जो मेंबर है, मिलिट्री मेंबर, वह केवल सामानों के जो सप्लाई विभाग के वे हेड बने, और जो भी शासन में नियुक्ति है सेना में, उन सबका कंट्रोल ओवरऑल मिलिट्री का कंट्रोल कमांडर इन चीफ के हाथ। तो इस तरह से गवर्नर जनरल का मानना था इस तरह से दो पावर ऑफ सेंटर होंगे, गवर्नर जनरल, दूसरा कमांडर इन चीफ, और कमांडर इन चीफ काफी शक्तिशाली हो जाएगा, जो लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता है कि कमांडर इन चीफ शक्तिशाली, और इसीलिए उसने लॉर्ड किचनर के प्रस्ताव का विरोध किया। लेकिन लॉर्ड किचनर के प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद ने इसीलिए स्वीकार कर लिया कि उस समय रूस का काफी दबाव था, और उसने जब इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो लॉर्ड कर्जन को विवश होकर अपना इस्तीफा देना पड़ा, और उसने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे देने के साथ ही 1905 में उसका जो गवर्नर जनरलशिप का शासन है वो समाप्त हो। तो यही है लॉर्ड कर्जन जो कल शेष था, वो आज आकर उसके सुधारों पर हमारी चर्चा आज समाप्त हो रही है। यही है उसकी चर्चा। इससे अलावा अगर हमको अगर आपको कुछ पूछना हो तो हम इस पर चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे कि आपकी संख्या जो शंका है, कुछ समाधान, अगर आपको कोई क्वेरी